हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम लोग वैष्णव एटिकेट्स का सेकेंड डे। एक्चुअली ये बहुत बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम सीख सकते हैं। तो 2-3 दिनों में हम कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब उस सेशन को कवर लेंगे तो और कुछ पॉइंट्स कवर होंगे। तो पॉइंट इज, अभी हम लोग डिवोटीज के साथ में रहने के लिए हम लोग को कहा जाता है कि वी शुड स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? एक सिंपल कारण देखा जाए तो हमारा उद्देश्य है भगवान के धाम में लौटना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिवोटीज ही डिवोटीज हैं। इट्स ए प्लेनेट ऑफ इट्स ए होल प्लेनेट ऑफ डिवोटीज, है ना। जबकि मेटेरियल वर्ल्ड में बहुत कम डिवोटीज हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो भरा ही हुआ डिवोटीज से। तो अगर मेटेरियल वर्ल्ड में कम डिवोटीज हैं और हमारे सराउंडिंग्स में और भी कम डिवोटीज हैं, अगर हम उनके साथ में नहीं रह पाते हैं, एसोसिएट नहीं कर पाते हैं फेवरेबली, और लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या छोटी छोटी बातों में हम लोग परेशान हो जाते हैं इत्यादि, तो हम तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे जाएंगे, है ना। और वहां पे डिवोटीज के साथ कैसे रहेंगे? तो तो हमारे लिए ट्रेनिंग क्या है? डिवोटीज के साथ में रहना, और रहना ही नहीं, समय काटना। तो कहते हैं ना, समय काटना। समय काट रहा है व्यक्ति, रहना नहीं चाहता है लेकिन किसी तरह समय काट रहा है, ऐसा नहीं। हैप्पीली रहना, खुशी खुशी रहना, आनंद के साथ रहना, है ना। और डिवोटी समाज में अ, खुश रहना। इसे कहा जाता है मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज, कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज, है ना। तीन चीजें जरूरी है। एक होता है मोर डिवोटीज। हमारा उद्देश्य क्या है? बहुत सारे भक्त बनाना, मोर डिवोटीज। और जो भक्त बने हुए हैं वो कैसे होने चाहिए? बहुत परेशान दुखात्मा, है ना, बहुत दुखी होने चाहिए नहीं। मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज, खुश होने चाहिए, आनंदित होने चाहिए। और बहुत आनंद में है लेकिन मूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे डिवोटीज के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो कैसे चलेगा? तो मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज, ये फॉर्मूला है। हमारे अथॉरिटीज ने हमें ये फॉर्मूला दिया है, इस्कॉन के सीनियर अथॉरिटीज ने, कि हमारा फॉर्मूला क्या है? वी वांट मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज, एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। कुछ करें, वो मूवमेंट के लिए कुछ करें, दूसरे भक्तों के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, है ना, कुछ करें। जिसे कहते हैं मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। तो दैट इज द फॉर्मूला। तो जब हम भक्तों के समाज में रहते हैं तो भक्तों के समाज में हमारी खटपट होती है। तो वो खटपट जो है, दैट इज पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप लोगों ने आलू छीलने की मशीन देखी है? मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आलू छीलने की मशीन, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? पोटैटो पीलिंग मशीन, ये है ना। तो ये जो आलू छीलने की मशीन है, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, है ना, इस प्रकार की होती है ये। इसमें क्या होता है? इसमें ऊपर से आलू डाले जाते हैं और ऊपर से साथ में पानी डाला जाता है।
और आलू डाले जाते हैं, पानी डाला जाता है, फिर उस वो मशीन घूमती है, गोल 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 सिलेंडर घूमता है। और जो सारे आलू हैं वो आपस में घिसते हैं। और सिलेंडर में भी एक क्या कहते हैं, अम, एक फ्रिक्शन वाला मटेरियल लगा रहता है। तो जो आलू हैं वो उस फ्रिक्शन वाले मटेरियल से घिसते हैं, और अपने आप से भी घिसते हैं, और साथ में पानी का फ्लो होता है, तो उसके पील को लेकर के चला जाता है। तो और आलू पूरा छील करके बिल्कुल बढ़िया आलू बन के, मतलब आलू रेडी हो जाता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये एनालॉजी बहुत अच्छी है हमारे डिवोटी समाज के लिए, कि हम लोग जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इस्कॉन में रहते हैं, डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, तो हम लोग को सिस्टम बार बार क्या करता है, फ्रिक्शन देता है, घिसता है ना। प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है ना। सुबह उठना पड़ता है, जब करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, साधना के बहुत सारे अंग होते हैं। कभी कभी सीनियर से हमको डांट खानी पड़ती है। कई तरह की चीजें, कई तरह से हमारा ईगो का प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे फॉल्स ईगो को अटैक किया जाता है। तो उस सिस्टम की जो दीवारें हैं, मतलब जो जैसे वो आलू पील आलू छीलने की मशीन की जो बाउंड्रीज हैं, सिलेंड्रिकल बाउंड्री, उसमें घर्षण करने का, फ्रिक्शन करने का मटेरियल लगा है। और साथ ही साथ एक दूसरे से आलू भी आपस में घर्षण करते हैं। तो हमने वॉलंटरली एक्सेप्ट किया है इसको हम सोसाइटी में आने के लिए, ताकि हमारा प्यूरिफिकेशन हो सके। तो सिस्टम है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, साधना के प्रोसेसेस हैं। हाँ, और हमारे फॉल्सिको के शुद्धिकरण के लिए, साथ ही साथ एक दूसरे डिवोटीज हमको शुद्ध करते रहते हैं, है ना, हमारे फॉल्सिको को शुद्ध करते रहते हैं। कई बार ऐसे हम डिवोटीज के साथ में हमको डाल दिया जाता है जिनसे हमारी नहीं बनती है, जिनसे हमारा मन मुटाव होता है, जिनसे हमारा आइडियाज मैच नहीं करते हैं, ओपिनियन में डिफरेंस होता है, हमारा झगड़ा हो जाता है इत्यादि। और तो वो आपस में घिसते रहते हैं। लेकिन साथ साथ कृष्ण कथा रूपी पानी या लुब्रिकेंट ऊपर से फ्लो होता रहता है। और अगर कुछ देर आलू जो होता है वो इस मशीन में चल जाता है, तो वो अपनी सिलेंड्रिकल वॉल से घर्षण करता है, और आपस में आलू एक दूसरे को घर्षण करते हैं। और जो पानी होता है वो उनकी पील को लेकर के निकाल लेता, खत्म निकल जाता है, आलू बिल्कुल चिकना हो जाता है। डिवोटी भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम एक इस्कॉन सिस्टम में है, हमारा शुद्धिकरण होता है सिस्टम के द्वारा, बनाए गए नॉर्म्स के द्वारा, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा। साथ ही साथ एक दूसरे डिवोटी को हम लोग, हम शुद्ध होते रहते हैं, हमारा फॉल्सी को शुद्धिकरण होता रहता है। विशेष रूप से जब हम ऐसे डिवोटीज के साथ डील करते हैं जिनके साथ हमारा ओपिनियन का डिफरेंस होता है कभी कभी, है ना। और साथ साथ लेकिन कृष्ण कथा रूपी लुब्रिकेंट पानी का फ्लो होता रहता है, तो ग्रेजुअली क्या होगा इसका रिजल्ट, जैसे आलू बिल्कुल चिकना और शुद्ध हो गया, वैसे हम भी शुद्ध हो जाएंगे। हमारा फॉल्स ईगो पूरी तरीके से, फॉल्स ईगो की जो परत हमारे ऊपर चढ़ी हुई है वो घिस के चली जाएगी। अब यहाँ पे एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने की। पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग गए थे मायापुर में, तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि बहुत सारे अ, सुंदर गोपाल वो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। वे बताया कि अ, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सन्यासीज का अपेरेंटली फॉल डाउन हुआ है। तो इस्कॉन सन्यास मिनिस्ट्री ने उनसे क्वेश्चन पूछा, उनने जाकर के पूछा कि भैया आपके फॉल डाउन का, या आपके ड्रिफ्ट अवे होने का, या आपके अपेरेंटली जो आपका जो एक बैकलैश हुआ है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, उसका मेन कारण क्या है ना, उन्होंने पूछा। सन्यास मिनिस्ट्री ने अलाला डिवोटी से पूछा। तो सुंदर गोपाल बताए कि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज ने एक बात कही कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई हमारा कोई फ्रेंड नहीं था जिससे हम हमारे हृदय की बात शेयर कर सके, है ना। और यद्यपि हम प्रोग्राम्स कर रहे थे, हम डिसाइपल्स को दीक्षा दे रहे थे, या डिसाइपल्स फॉलोवर्स बना रहे थे, दिन भर प्रवचन दे रहे थे, अलग अलग जगह घूम रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन हम सब अपने 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 आइलैंड्स में आइसोलेटेड थे। हमारे पास कोई भी नहीं था जिससे हम एक्चुअली अपने हृदय की बात को शेयर कर सके, अपने इमोशंस को, प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, और हमें कोई करेक्शन ऑफर कर सके।
हम अगर कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं या हमारे कॉन्शियसनेस में कुछ छेद है, तो हमारे साथी हमको करेक्शन दे सकें। तो ऐसा नहीं था, है ना। और अपेरेंटली जिसके कारण एक समय ऐसा आया कि हम ड्रिफ्ट अवे हो गए। तो ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है ना। हम भक्त समाज में रहते हुए भी आइसोलेटेड हो जाते हैं। हम भक्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, अपने इमोशंस शेयर नहीं करते। ध्यान रखिए, हम लोग के पास इमोशंस है, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं। और अगर और हर समय हम हमारे सीनियर के साथ चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, दैट डजंट वर्क। वी हैव टू हैव फ्रेंड्स इन अवर एसोसिएशन। तो राधेश्याम प्रभु ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है कि वी मस्ट एसोसिएट 20% with seniors, we must associate 20% with juniors, and we should associate 60% with equals। ये फॉर्मूला है ना। 20% हमें सीनियर का संग लेना चाहिए, 20% जूनियर को संग देना चाहिए, और 60% समय हमें इक्वल्स के साथ रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि, है ना, इक्वल्स हम इक्वल्स के साथ रहना क्यों नहीं चाहते हैं? हम इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इक्वल्स हमारा शुद्धिकरण करेंगे। जूनियर्स को तो हम जो बोलेंगे तो हमको, मतलब, हमको स्वीकार कर लेंगे आंख बंद करके। लेकिन जो इक्वल्स होते हैं उनके साथ एक्चुअली हमारा शुद्धिकरण होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटा सा एक प्रैक्टिकल फिजिकल उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई जूनियर है, तो वो आपके, सपोज करिए मैं बेस में रुका हूँ, मैं और मेरे एक जूनियर साथ में है, ठीक है। और मैं खराटा मार रहा हूँ, तो जूनियर मुझे कुछ नहीं बोल पाएगा। बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। जूनियर खराटा मार रहा है तो मैं उसको बोलूँ भाई बाहर जाके सो, मैं बोल सकता हूँ, मैं सीनियर हूँ, उसको बात माननी पड़ेगी। लेकिन इक्वल के साथ में हूँ, तो अगर इक्वल खराटा मार रहा है तो मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको नहीं बोल सकता कि बाहर चले जाओ। और मैं अपनी रजाई और कंबल छोड़ करके, अपना गद्दा छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहता। मेरे खराटे को उसको सुनना पड़ेगा, उसके खराटे को मुझे सुनना पड़ेगा। ये देखिए, बहुत प्रैक्टिकल एक एक फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको सहन करना पड़ेगा। हमारे फॉल्स ईगो का अच्छा शुद्धिकरण होता है। हम बाहर में तो बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन हमारे इक्वल्स के सामने हमारी स्थिति, है ना, हमको उनको फीडबैक लेना चाहिए। एक्चुअली जूनियर हमको कभी फीडबैक नहीं देंगे। हम कभी कभी अपने जूनियर के सामने बोलते हैं, आप बताओ, क्या ये सही है, मैंने सही किया? तो वो हमेशा आपके फेवर में अच्छा ही बोलेंगे। और कभी गलती से गलत बोल देंगे तो हमारे उससे दुश्मनी हो जाएगी। हम सोचेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए, मेरा दोस्त देख रहे हो। एक्चुअली हम कभी जूनियर से दे सकते हैं। सीनियर्स हमें हमेशा फीडबैक नहीं देते। कारण, क्योंकि कई बार हम गलती करके सीखना चाहते हैं, तो सीनियर्स हमें स्कोप देते हैं गलती करने का और सीखने का। लेकिन जो हमारे साथ के लोग होते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू निडर होकर हमारे सामने रखते हैं। इनफैक्ट हमें ऐसा होना भी चाहिए, फीडबैक लेने के लिए ओपन होना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति हमें फीडबैक दे तो हम उसको ठंडे दिमाग से सोचें। अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगे या नहीं लगे, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। फीडबैक लेना, लेकिन किसका फीडबैक? अपने इक्वल्स का फीडबैक लेना, अपने साथ वालों का फीडबैक लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ फीडबैक ही नहीं लेना, है ना, कुछ कुछ क्रूशियल पॉइंट्स पे डिस्कशन भी करना, उसका समाधान भी मांगना। मैं पर्सनली इस विषय में बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ, है ना। मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं खुल करके बहुत सारी चीजें डिस्कस कर पाता हूँ। जगत गुरु प्रभु, अमृतेश गौर प्रभु, है ना, ये ऐसे कुछ भक्त हैं जिनसे मैं खुल करके बहुत सारी बातें बोल पाता हूँ। और दूसरे मेरे फ्रेंड्स में हेम गौरांग प्रभु, उनसे मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। पर जब भी होती है तो हम, वो गृहस्थ आश्रम में है, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट एक समय आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं, है ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी से उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है और मैं उनसे डिस्कस कर पाता हूँ। और आश्रम के अंदर जगत गुरु प्रभु और अमृतेश गौर प्रभु जैसे भक्तों के साथ में मैं डिस्कस कर पाता हूँ।
तो ये कभी कभी इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमेशा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ऐसे भक्तों के बीच में रहते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेकिन अगर हम हमेशा जूनियर्स का संग करते हैं तो हमें मान सम्मान मिलता है और हमारे हर आइडिया वैलिडेट हो जाता है, हर आइडिया सही है। तो हम रिस्क में रहते हैं एक्चुअली, वो हमारे फॉल्सी को केवल बढ़ाता है। तो इस प्रकार से वी शुड चूज अवर एसोसिएशन, वी शुड हैव दिस रेशियो 20% एसोसिएशन विद सीनियर्स, 20% एसोसिएशन विद जूनियर्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी मस्ट एसोसिएट विद आवर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स एक समय के बाद में व्हेन यू बिकम बिजी इन योर प्रीचिंग एक्टिविटीज एंड अदर सर्विसेज, तो ये रेशियो एग्जैक्टली मैथमेटिकली मैच नहीं कर पाता। लेकिन स्टिल वी शुड हैव टाइम फॉर अवर डिवोटी फ्रेंड्स, उनके साथ खाना पीना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनके साथ ट्रैवल करना, है ना। इसके लिए इस्कॉन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अभी हम लोग मायापुर गए थे, तो मायापुर में हम लोग इस्कॉन इंडिया यूथ कन्वेंशन की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो बहुत सारे हमारे इक्वल लेवल के डिवोटीज आए थे, हम उनके साथ में, हमारे सीनियर्स भी आए थे, जूनियर्स भी थे, लेकिन इक्वल्स भी थे, उनके साथ में हमने बात के साथ में बातचीत करी, उनके साथ में खाया पिया और हार्ट शेयर किया, प्रॉब्लम्स को शेयर किया, है ना। और इस दौरान मैं जगत गुरु के साथ जा रहा था, तो उनके साथ 2 3 दिन मुझे रहने का अवसर मिला, है ना। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिनों बाद हमारा एक ब्रह्मचारी संघ उत्सव होने वाला है, जहाँ पे ऑल ईस्टर्न, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सबके ब्रह्मचारी असेंबल होंगे विशाखापट्टनम में। वहाँ पे 2 3 दिन सीनियर्स का एसोसिएशन मिलेगा, साथ वाले भक्तों के एक दूसरे से हम प्रॉब्लम सुनेंगे। तो ये जो हमारी सोसाइटी क्या सबसे ज्यादा बड़ा चीज क्या ऑफर कर रही है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑफर कर रही है ना। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं हमेशा इस बात में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वर्चुअल एसोसिएशन पे डिपेंडेंट मत रहिए। अपने नियरेस्ट, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से लगभग हर क्षेत्र में इस्कॉन है। हो सकता है कि थोड़ा सा दूर पड़े, आपको 5 7 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़े, लेकिन अपने नियरेस्ट इस्कॉन में जाइए। ना केवल गेस्ट बन के जाइए, वहाँ का मेंबर बन के जाइए, सेवा में भाग लीजिए, उनकी प्रीचिंग एक्टिविटीज में भाग लीजिए, उनकी डीटी वर्शिप में, जो भी आप कर सकते हैं। यू बिकम अ रेगुलर मेंबर इन योर लोकल इस्कॉन टेम्पल, है ना। वर्चुअल एसोसिएशन डज नॉट गिव कंप्लीट फुलफिलमेंट, है ना। लोग अपने घर में रहते हैं और केवल वर्चुअली कनेक्ट करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, और लोकल इस्कॉन पास में है, उसके भर उसको लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा डेंजरस स्थिति है। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि लोकल इस्कॉन में जाएंगे, हमारे हमारे आसपास के साथ वाले लोग हमको जान, जो हमारे लेवल के लोग, इक्वल लोग हैं, उनके साथ हमारी नहीं बनेगी। अगर किसी बात में मतभेद होगा, हमारे ईगो, हमारे फॉल्स ईगो के ऊपर आएगी बात, है ना। मैंने जटनी में एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैंने कई डिवोटीज को जानता हूँ, है ना। हमारा सेंटर उनके उनके घर से शायद 2 किलोमीटर दूर होगा। तो 2 किलोमीटर दूर वाले सेंटर के प्रति दे आर नॉट कंसर्न। तो 2,000 किलोमीटर दूर अगर उनके गुरु महाराज का सेंटर है, तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट 2,000 किलोमीटर दूर वाला सेंटर। क्यों? क्योंकि 2,000 किलोमीटर वाले दूर में सेंटर में वो डोनेशन भेजते हैं, उन्हें वहां से सम्मान मिलता है। और 2 किलोमीटर दूर वाला जो सेंटर है, वहां पे सेवा करना जाते हैं, तो उनके समकक्ष दूसरे कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, जिनसे किसी किसी बात पे उनका मतभेद होता है ना। वहां पे उनकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं चलती है, जिसके कारण क्या होता है, उनका फॉल्स ईगो का शुद्धिकरण होता है, जो वो नहीं चाहते हैं। सो पीपल आर कंसर्न अबाउट centers which are 2,000 kilometer away from their home, but they are not concerned about the center which is just 2 kilometers away from home. Why? Because if they'll go to the local center, they'll be given responsibilities and services, and their false ego will be crushed at every moment. So people don't want to get rid of their false ego. They don't want to purify their ego, and therefore they want to stay in a virtual environment. So this is a very big challenge. So we must learn Vaishnav etiquette, and we must, हमें वैष्णव एटिकेट सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम भक्तों के समाज में खुशी खुशी सस्टेन कर पाए, रह पाए, ग्रो कर पाए। केवल रहने की बात नहीं, ग्रो करने की बात है। तो हमें, तो आज का पहला शिक्षा यह है कि हमें ऑनेस्टली एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं डिवोटी एसोसिएशन में खुश हूँ, क्या मैं डिवोटी एसोसिएशन में कंट्रीब्यूटिंग हूँ, क्या मैं डिवोटी एसोसिएशन में दूसरे भक्तों का गुण देख रहा हूँ, क्या मैं डिवोटी एसोसिएशन में रह करके
दूसरे भक्तों के साथ ठीक से व्यवहार कर रहा हूँ? क्या मेरे डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं खुल के बातचीत कर पाता हूँ, जिनके साथ रिलेशनशिप में मैंने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है और वो मेरे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? क्या मेरे पास ऐसे सीनियर मेंटर्स गाइड्स हैं जो मुझे मॉनिटर करते हैं और मेरी गलती मुझे बताते हैं, है ना? एक बात ध्यान रखिए, केवल नाम के लिए मेंटर या काउंसलर होना ठीक नहीं जरूरी, ये नहीं नहीं। हमारे पास हम वी शुड गेट ट्रेन्ड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आवर मेंटर एंड गाइड। जब आप कुछ दिन, है ना, वर्चुअल लेवल पे कुछ गाइडेंस नहीं होगा। वर्चुअल लेवल पे केवल आपका मेंटर आपसे पूछेगा माला हो रही है, है ना, श्रवण कीर्तन हो रहा है, रीडिंग हियरिंग हो रही है ना, इतना ही पूछेगा। लेकिन जब आप अपने मेंटर के साथ में कुछ 2 4 10 दिन रुकेंगे, 2 4 5 दिन रुकते हैं, तो वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं। आप सुबह उठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, है ना, खाते कैसे हैं, और आपका स्केड्यूल किस प्रकार का है, आपका व्यवहार किस प्रकार का है, हम नहाते धोते ठीक से है कि नहीं है ना, आप तिलक करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब अपने मेंटर के साथ में रुकते हैं तो ये चीज ऑब्जर्व होती है ना? जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक डिवोटी ने मुझे उल्टे हाथ से चाबी दी, तो ये वर्चुअली कभी आपको पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? आप जब डिवोटी एसोसिएशन में रहते हैं, विशेष रूप से आपके मेंटर के साथ में आपका उठना बैठना रहता है, आप सेवा में एंगेज होते हैं, दूसरे भक्तों के साथ जब सेवा में एंगेज होते हैं, जब गलती करते हैं, वो आपको सिखाते हैं प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, है ना? मैं छोटे छोटे एक दो एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक बार मैं एक एक डिवोटी ग्रुप में था, तो मुझे सेवा दी गई कि मैं डीटी किचन में जा करके, बहुत साल पहले की बात है ये, आज से 8 9 साल पहले की बात है, मैं स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप डिवोटी किचन में थोड़ा सा हेल्प करिए। ठीक है, तो डिवोटी किचन में कैसे हेल्प करना है, तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे सेवा दी, आप टमाटर काटिए। अब हम तो बेस पे रहते थे, जैसे टमाटर काटते हैं मैंने काट दिए। तो उन्होंने मुझे सिखाया, नहीं नहीं प्रभु टमाटर ऐसे नहीं कटते हैं। टमाटर जब काटे जाते हैं तो टमाटर का जो ऊपर का जो एक जो दाग जैसा रहता है, उसको भी चाकू से निकाल करके काटा जाता है, हटाया जाता है। मैंने कहा इतना डिटेल में टमाटर कटते हैं? हम्म, मैं पहले आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान की सेवा कितना अ, इतना सिस्टमेटिक और सीरियसली कर रहे हैं, कितना ध्यान देकर कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी अनुभव करता हूँ कि मैं दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में रह गया, तो ये सब डिटेल्ड ट्रेनिंग लेने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैं देखता हूँ उन भक्तों को जो इतना डिटेल में करते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है। और मुझे लगता भी है कि काश मैंने समय रहते उनसे ट्रेनिंग ली हुई। तो अभी मैं अवसर खोजता हूँ कि मुझे ट्रेनिंग ले, लेकिन एक व्हेन यू बिकम बिजी इन डू टू मेनी प्रोजेक्ट्स, तो आपको अलग अलग सेवाओं में आप रह जाते हैं, आप नहीं कर पाते ट्रेनिंग उस तरह से। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक्सपर्ट डिवोटीज जो एक्सपर्टली भगवान की सेवा करते हैं, है ना। कुछ साल पहले मैं उज्जैन गया था, तो मुझे गुरु महाराज से कमरा साफ करने का सेवा मिला। तो जो डिवोटी वहां पे सफाई कर रहे थे, मुझे कम से कम 10 बार उन्होंने मुझे टोक दिया, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। ऑफ कोर्स मेरे फॉल्सीगो का भारी शुद्धिकरण हो रहा था, है ना। लेकिन मुझे पता चला कि सेवा को कितना सिंसियरली किया जाता है ना? जब ऐसे डिवोटी से हम एसोसिएट करते हैं तो हमें सीखने के लिए मिलता है। न्यूयॉर्क में हमारा एक डिवोटी है, वहाँ पे ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड नाउ ही इज वर्किंग। कटक का बच्चा है वो, लौकिक, है ना। मैं उसके साथ में किचन में सेवा, मुझे निर्जला एकादशी के दिन हमको डीटीज की सेवा करने का अवसर मिला था। डीटीज का मतलब भोग बनाना था, तो एकादशी भोग बनाना था। और तो ही सो एक्सपर्ट, उसको सब चीज आती है। कटक में उसका घर है, तो उसको सब कुछ आता है। और यहाँ तक कि वो टमाटर, जैसे मैंने बताया कि कैसा सही से काटना चाहिए, उसको उतना भी आता है ना। क्यों? क्योंकि बहुत साल वो न्यूयॉर्क में डिवोटीज के बीच में रह गया, तो उसको अच्छा ट्रेनिंग मिला। बहुत सारे प्रॉपर डिसाइपल्स ने उसको पर्सनली ट्रेन किया। तो अगर हमें ऐसा अवसर कभी मिलता है कि जहाँ पे इस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं डिटेल्ड सेवा, तो उसका लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो क्योंकि अल्टीमेटली वैष्णव वैष्णव मीन सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो व्हेन व्हेन वी आर सर्वेंट्स, व्हेन सम एक्सपर्ट सर्वेंट
trains us, so we should take that training, है ना. So that's very important. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि बिकॉज हमको अल्टीमेटली रहना एसोसिएशन और डिवोटीज में है, भगवान के धाम में डिवोटी ही डिवोटी हैं. तो अगर हम यहाँ पे थोड़े से डिवोटीज के साथ में नहीं रह पाते हैं, तो हम वहां पे जाने का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो प्रश्न उठेगा कि यहाँ पे हम पीसफुली डिवोटीज के साथ कैसे रह सकते हैं, है ना. जब अगर हमारे विचार मतभेद होते हैं, या फिर सब हर भक्त की अपब्रिंगिंग अलग तरह की है, बैकग्राउंड अलग तरह का है, तो कैसे हमें एडजस्ट करके रहना होता है. तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कृष्ण हमें क्या करते हैं, हमें हमेशा कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑपोजिट भक्तों का संग देते हैं, है ना, ताकि अगर कोई बहुत रजोगुणी है तो उसको बहुत सत्वगुणी व्यक्ति का संग मिलेगा या तमोगुणी व्यक्ति का संग मिलेगा. तो उससे क्या होगा, तो वो हर चीज जल्दी जल्दी करना चाहेगा. जो तमोगुणी भक्त है वो थोड़ा स्लो करना चाहेगा. तो भगवान क्या करते हैं, दोनों को शुद्ध करते हैं. रजोगुणी व्यक्ति को थोड़ा सा उसका रजोगुण कम करना चाहते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति का थोड़ा सा तमोगुण घटाकर उसको रजोगुण बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करे. तो अलग अलग प्रकार के भक्तों को भगवान एडजस्ट करते हैं, आ, ताकि दोनों ही पार्टी का शुद्धिकरण हो सके. तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी भक्त के साथ एसोसिएट करने के लिए एक कोई मैजिकल फॉर्मूला. तो मैजिकल फॉर्मूला है कि इस भक्त के साथ में एसोसिएट करके मेरा क्या लाभ है. अगर मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ, तो भी वो काम कर जाएगा. ऑफ कोर्स हमेशा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन करें क्या. जैसे सपोज करिए कोई भक्त है जो साधना में पक्का है, हो सकता है कि मेरे उससे मतभेद हो सकता हो, या मेरे उनसे विचार नहीं मिलते हो, या वट एवर एक्स वाई जेड. लेकिन अगर उसके अंदर एक गुण है कि वो उसकी साधना अच्छी है और वो मुझे हेल्प कर सकता है मेरी साधना को इम्प्रूव करने में, तो मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ उस भक्त को साथ रहना चाहिए, है ना. एटलीस्ट उसका संग लेना चाहिए. कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद अनुभव किया है कि हम किसी किसी जगह पे जाते हैं, हम कुछ कुछ डिवोटीज से मिलते हैं जिनका व्यवहार या जिनका माइंडसेट हमारे साथ मैच नहीं करता है. लेकिन कुछ ऐसे गुण उनके अंदर होते हैं जिसको देख करके हम अगर मेडिटेट करें तो उनके साथ भी रहा जा सकता है ना. तो ये एक फॉर्मूला अपनाना चाहिए. दूसरा एक फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि हम जिस चीज में वीक हैं, है ना, हमें कोशिश करना चाहिए कि दूसरा डिवोटी जो उन चीजों में स्ट्रांग है उसका संग लें, है ना. तो उससे बहुत बहुत लाभ हो जाता है. जैसे सपोज करिए हमारा यूथ सेंटर है ना. तो यूथ सेंटर में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट लोग सुबह उठने में आलसी करते हैं, नहीं उठना चाहते हैं. तो कम से कम अगर एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह अपने आप उठ जाता है, अपने आप अलार्म लगा के उठ जाता है ना, तो वो एक पिलर है ना. वो हमारे सेंटर का पिलर हो जाता है. क्यों? क्योंकि बाकी लोग उसको देखा देखी में उठ जाते हैं, नहीं तो वो दूसरे को उठा देता है इस प्रकार से. तो भक्त संघ का यही तो पर्पस है कि हम जिन चीजों में वीक हैं, हम दूसरे भक्तों का उन चीजों में हेल्प लें. कोई व्यक्ति अगर रीडिंग में पुअर है, तो उसको जरूर देखना खोजना चाहिए वो भक्त कौन रीडिंग अच्छा करता है, या जो नियमित रूप से करता है, सिस्टमेटिक तरीके से करता है. केवल उस भक्त का संग करके उसके प्रभाव में हमें जाना ही इस उद्देश्य को लेकर के चाहिए कि प्रभु मैंने सुना है, आप मैंने देखा है कि आप अच्छा रीडिंग करते हैं, ध्यान से करते हैं, रेगुलर करते हैं. मैं सिंपली आई जस्ट वांट टू बी विद यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. आप अपना काम करिए, मैं अपना काम, मैं रहूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत. मैं अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लूंगा आपकी क्वालिटीज को. अगर हम किसी के सद्गुणों के ऊपर विचार करते हैं, उस गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाता है. और किसी के दुर्गुण के अंदर हम विचार करते हैं, वो दुर्गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाता है. ये एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला है. मतलब ये कैसे काम करता है वी डोंट नो, कौन सी वेव्स काम करती है, पर ये काम करता है. मैं आपको एक ऐसे भक्त का उदाहरण दूंगा कि जिनका आदत है कि कभी भी किसी थर्ड भक्त के बारे में वो चर्चा नहीं करेंगे. कभी भी निंदा पर चर्चा में बिल्कुल जीरो. हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है रमा मोहन प्रभु, है ना. जब मैं भुवनेश्वर शुरू शुरू में आया था तो वो मेरे साथ में आए थे, और ही इज वेरी एंथुजियास्टिक. अभी वो एक बैंक ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं एक नाबार्ड बैंक में. तो वो जब मेरे साथ में थे, तो मैंने उनके बहुत सारे गुणों में से एक गुण को बहुत ऑब्जर्व किया, कि इनका गुण ये है कि कभी भी मैं किसी भी तरीके से किसी थर्ड भक्त के बारे में, अगर मैं, है ना, भले ही मैं उसको केस स्टडी के रूप में चर्चा करूं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा
होना था या ऐसा होना था इस तरीके से, या उस भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जो भी। इवन उसको हम कभी कभी हम बोलते हैं नहीं, केस स्टडीज क्रिटिसिज्म नहीं होता है, वो तो हम उसकी केस स्टडी से हम सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो क्रिटिसिज्म का हम मजा ले रहे होते हैं, है ना, सटल फॉर्म में। तो मैंने रमा मोहन प्रभु के नेचर को ऑब्जर्व किया है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। वो कभी भी, है ना, मैंने कभी इतने सालों का मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है, मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी डिवोटी की परनिंदा पर चर्चा में लगे हों। और लगे हों छोड़िए, अगर मैं उनके साथ में अगर इस तरह के डिस्कशन को एनकरेज करूंगा, वो इमीडिएटली मुझे डांट देते थे। तो ये छोटा सा गुण है। और जब, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड हैं, और फ्रेंड से आपको डांट पड़ जाए ना तो आपको बहुत बुरा लगता है, नो डाउट। लेकिन अच्छी चीज जानते क्या है, मैं केवल इस पर्टिकुलर क्वालिटी से उनका संग खोजने की कोशिश करता था, कि उनके अंदर ये गुण तो बहुत ही अच्छा है ना, कि भाई वो कभी भी किसी डिवोटी की पर निंदा पर चर्चा नहीं करते। तो जितने समय में, कई बार हो सकता था कि हमारे किसी किसी कारण से मतभेद होते थे, या हमारा चीजों को लेके अप्रोच अलग हो सकता था, लेकिन एक गुण सफिशिएंट था कि, मतलब मैं चाहता था कि ये इनका एक ऐसा गुण है जो मुझे आकर्षित करता है, और मतलब ये गुण के कारण मैं उनके साथ एसोसिएट कर पा रहा था। अब पॉइंट समझ रहे हैं? तो पॉइंट इज, किसी भक्त का एक एक गुण भी ऐसा होता है, 100 गलत गुण हो सकते हैं, 100 बेकार चीजें भी हो सकती है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति के अंदर किसी ना कोई दोष है। लेकिन एक महान गुण जिसके अंदर होता है, उसको अगर हम खोज पाए, तो उस भक्त के साथ हम बहुत शांति से आराम से रह सकते हैं, है ना, और खुशी खुशी रह सकते हैं, क्योंकि वो एक गुण भी मतलब बहुत बड़ी चीज है ना। तो इस तरीके से, तो एक हमारे लिए होमवर्क ये होना चाहिए, है ना। मैंने देखा है, आ, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज को मैंने देखा है, जैसे, हाँ, हमारे उज्जैन में बसुश्रेष्ठ प्रभु थे जो मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आए। वो क्या करते थे, वो हर भक्त का एक, उन्होंने एक स्लैम बुक जैसा बना के रखा, हर भक्त के गुणों को नोट करके रखा उन्होंने, कि ये भक्त से आज में मिला, इसके अंदर ये गुण है, भक्त से मिला उसके अंदर ये गुण है। इंटरेस्टिंगली वो भक्तों की फोटो भी कहीं से खोज लाते थे, और फोटो मतलब फिजिकली रखते थे, ऐसा मैंने उनके ग्लोरिफिकेशन में सुना था। लेकिन उनके अंदर एक गुण ये था कि वो हर भक्त के गुण को नोट करके रखते थे, क्योंकि एक एक गुण के ऊपर मेडिटेट करते थे। हम कहते हैं भक्तों के गुणों को देखना चाहिए, लेकिन थ्योरी में और लेक्चर देने में अलग बात है, लेकिन, है ना, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बीइंग अ वैष्णव, है ना, द पॉइंट इज वी वांट टू बिकम गुड वैष्णव, तो हमें भक्तों के अच्छे गुणों के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। जनरली हम लोग मेडिटेट करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, जनरली हम लोग मेडिटेट करते हैं दूसरे ने क्या गलत किया उसके ऊपर, दूसरा किस चीज में वीक है उसके ऊपर, और क्या कहते, दूसरा किस चीज में अनसक्सेसफुल है उसके ऊपर, दूसरे ने क्या गलतियां कर दी उसके ऊपर, है ना। कल परसों मायापुर में नारू गोपाल क्लास दिए, बहुत अच्छा पॉइंट बताए। उन्होंने कहा कि व्हेन आई मेक सम मिस्टेक, है ना, आई वांट एवरीवन टू फॉरगिव मी एंड बी काइंड अपॉन मी। क्या बताया उन्होंने, कि व्हेन आई मेक मिस्टेक, जब मैं गलती करता हूं, मैं क्या चाहता हूं, कि सब लोग मुझे क्षमा कर दें, है ना। व्हेन आई मेक मिस्टेक, आई वांट एवरीवन टू फॉरगिव मी एंड बी काइंड अपॉन मी, और मेरे ऊपर दया की भावना रखें। लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है, सो आई वांट जस्टिस। आप समझ रहे हैं, हमारी आदत है ना, मैं अगर गलती करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग क्षमा कर दें मुझे। लेकिन कोई दूसरा गलती करता है तो हम पॉइंट आउट करते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, सपोज करिए मैं आज एक दिन मंगल आरती में नहीं आया, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी इस बात को ध्यान ना दे कि मैं मंगल आरती में नहीं आया, है ना, कोई भी ना ध्यान दे। और अगर किसी ने ध्यान दिया भी तो बोले कोई बात नहीं, प्रभु कोई बात नहीं, नहीं आ पाए तो, है ना। और सब लोग मुझे मुझे मेरे ऊपर काइंड हो, कोई गुस्सा ना करे। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति मंगल आरती में नहीं आया, तो प्रभु ने बताया, तो हम खोजना शुरू करते, अरे वो प्रभु मंगल आरती नहीं आए, अरे आज मंगल आरती नहीं दिखे, अरे मंगल अरविंद प्रभु आज मंगल आरती में नहीं थे, अरे क्या बात है। भरी सभा में 20 लोगों के 30 लोगों के बीच में हम बोलेंगे क्यों प्रभु, अरे प्रभु आज कहाँ थे, आज मंगल आरती में नहीं दिखाए। इसका अर्थ क्या है ना, इसका अर्थ है
वी आर रेलिशिंग, हाँ, रेलिशिंग, हम रेलिश कर रहे हैं उस व्यक्ति की मिस्टेक को। देखो कितना गलत है ना ये। तो उन्होंने इस प्रकार से बात समझाई। क्या नाम है, निताई सेवनी माता जी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा था, और एक राजा जो है वो, उसने भोजी का आयोजन किया, बहुत बड़ी भोजी का आयोजन किया है। तो हजारों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना था। तो बहुत बड़ा भोजी की व्यवस्था चल रही थी। तो जो हलवाई थे वो लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, रसोई कर रहे थे, है ना। तो इतने में क्या हुआ कि एक एक पक्षी, बड़ा सा पक्षी, ईगल पक्षी, वो एक सांप को, मरे हुए सांप को लेकर के जा रहा था। और मरे हुए सांप का जहर जो है वो रसोई में गिर गया। और ये बात किसी को पता नहीं चली। लेकिन जब ब्राह्मणों ने भोजन किया तो बहुत सारे ब्राह्मण जहर के प्रभाव से मर गए। तो अब यमराज कंफ्यूज है कि सजा किसको दी जाए। तो सजा किसको दी जाए, तो प्रश्न तो कहा गया राजा को दी जाए। बोले अरे राजा की क्या गलती, उसने तो, वो तो ब्राह्मण भोज करा रहा था, उसका तो इंटेंशन अच्छा था। तो उसको कैसे दी, उसको सजा कैसे दे सकते हैं। तो क्या हलवाई को सजा दी जाए। बोले हलवाई को क्या पता कि भाई, हलवाई तो अपने रसोई कर रहा था, और वो तो, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने कब जहर गिर गया। तो क्या उस गरुड़ पक्षी को, या ईगल पक्षी को, बाज पक्षी को सजा दी जाए। बोले पक्षी का तो भोजन है सांप, उसकी क्या गलती है। तो फिर क्या सांप को पनिशमेंट दी जाए। बोले वो तो मर गया था, उसका जहर गिर गया, तो ये सांप को कैसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो यमराज ये तय नहीं कर पा रहे थे कि सजा किसको दी जाए। तो निताई सेठी माता जी बताती हैं, कुछ सालों के बाद में, है ना, कुछ ब्राह्मणों का जो था, ग्रुप जा रहा था गांव से गुजर करके, उन्होंने पूछा कि ये राजा का दरबार कहाँ पे है। तो एक बूढ़ी औरत थी। तो वो बूढ़ी औरत ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो, वो महाराज जी के पास जा रहे हैं। अरे वहां मत जाना, और जाओ तो वहां का भोजन मत करना। वो राजा क्या करता है, वो जहर मिला करके ब्राह्मणों को मरवा देता है, भोजन में जहर मिला के ब्राह्मणों को मरवा देता है। ये स्टोरी तो हम सबने सुनी थी। पर निताई सेनी माता जी ने इसका परपट बताया कि हम किसी की हत्या कब करते हैं, या कोई किसी की हत्या कब करता है, कोई किसी को मरवाता कब है, कोई किसी को विष कब देता है, उसको कुछ कुछ आनंद आ रहा है ना वो चीज करके, किसी को मार करके, है ना। तो यहाँ पे जो बूढ़ी औरत है, जो सारे ब्राह्मण मर गए, उन सब के मरने का आनंद राजा को तो आया नहीं, गरुड़ को तो आया नहीं, सांप को तो आया नहीं, हलवाई को तो आया नहीं। तो मर गए, ब्राह्मण मरे, लेकिन वो जो मजा लिया, वो मजा किसने लिया, मजा लिया इस बूढ़ी औरत ने। और क्योंकि मजा लिया उस बूढ़ी औरत ने, इसलिए उस पनिशमेंट को किसके सिर पे डाला जाए, बूढ़ी औरत के सिर पर डाला जाए, है ना। राजा के प्रति जो इस प्रकार से निंदा करके, और राजा के द्वारा जो गलती हुई है, इसके जो मजे लिए बूढ़ी औरत ने, उसके कारण ये जो पनिशमेंट है उस बूढ़ी औरत के सिर पर डाल दिया जाए। तो शिक्षा बहुत सीधी सरल है कि, है ना, हम जब दूसरों के दोषों में मजे लेते हैं, हमारी हालत ऐसी है कि कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम बहुत देर तक उस गलतियों को चर्चा करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसकी गलतियों को मजा लेते हैं, हम कंसर्न नहीं होते हैं। हम नहीं जानते कि वो, हम नहीं चाहते कि वो शुद्ध हो जाए। हम उसके, है ना, हमारी हालत उस मक्खी की तरह है जो दूसरे के फोड़े फुंसी के ऊपर मजे लेती है। और हम न केवल मजा लेते हैं, मक्खी फोड़े फुंसी के ऊपर मजा ही नहीं लेती है। मक्खी अलग अलग जगह जा करके बैठती है। और मान लीजिए एक मक्खी हो, मल के ऊपर, गंदगी के ऊपर, स्टूल के ऊपर जाके बैठी, फिर इतने नहीं कि वहां बैठी रह गई, वो जहां जाती है वहां पे स्टूल के पार्टिकल छोड़ के आती है। तो हम लोग की कॉन्शियसनेस खराब है, हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, और फिर न केवल देखते हैं, उसको सब जगह जाके ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो तो हमारी स्थिति उस मक्खी की तरह है। तो जब आप दूसरों के दोषों को करने के मजे लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि हमारी स्थिति कितनी गंभीर है। और ये एक वैष्णव, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सित संग लब्ध्या। हमेशा हमें ऐसे संघ की प्रार्थना करनी चाहिए जहां जो भक्त दूसरों की निंदा ना करें। अन्य निंदा आदि शून्यम,
कभी कभी हम आउट ऑफ कंसर्न किसी भक्त को पॉइंट आउट कर सकते हैं उनकी गलती, पर हमें जेन्युइनली पता होना चाहिए कि हम कंसर्न से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारा उसको करेक्शन देने का अधिकार है, या केवल हम मजा लेना चाह रहे हैं। 99% हम केवल मजा लेना चाहते हैं, हम अपने आप को सही और दूसरे को गलत प्रूव करना चाहते हैं, और ये हमारा फॉल्स ईगो का पुष्टिकरण है। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि भक्त संग कैसे करना चाहिए। भक्तों के अंदर कुछ अच्छे गुणों को हमें ना केवल नोट डाउन करना चाहिए, उसको मैग्नीफाई करना चाहिए, उसको मेडिटेट करना चाहिए। और एक अच्छा गुण ही सफिशिएंट है उस प्रकार के भक्त के साथ में कोऑपरेट करने के लिए, उस भक्त के व्यवहार को टॉलरेट करने के लिए, है ना। और जब हम दूसरे भक्तों के अवगुणों को ऊपर मेडिटेट करते हैं, दूसरे भक्तों के अवगुणों को हम मैग्नीफाई करते हैं, हम उस मक्खी की तरह हैं जो मल के पार्टिकल्स को पूरे सब जगह जाके फैला रहे होते हैं, है ना। और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ध्यान रखिए, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमें सुखी सुखी खुशी खुशी आनंद के साथ में एसोसिएशन में रहना है। कैसे हम अवगुणों को देखना बंद करें, कैसे गुणों को मेडिटेट करें। मैं एक प्रैक्टिकल घटना बताता हूँ। मैं गया था, हम लोग गए थे इस्कॉन थाने, जो पिरामल, वैकुंठ पिरामल। तो वहां पे हम लोग एक कांग्रेगेशन, एक डिवोटी के घर में गए थे। तो रात को प्रसाद लेते लेते हमारा 11:30 बज गया, है ना। और उधर जो इस्कॉन टेम्पल है, उन्होंने हमको इनवाइट किया था मंगल आरती गाने के लिए। तो मैंने तो मन बना लिया कि भाई 11:30 बजे अगर मैंने प्रसाद लिया है, तो सुबह 4:30 बजे मैं कैसे पहुंचूंगा, संभव कैसे होगा। तो मेरा तो मन बन गया कि आज हम मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभु के घर पे ही कर लेंगे, है ना, मंदिर तो जाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे साथ में हमारे मित्र गुरुनाथ प्रभु थे, और गुरुनाथ प्रभु ने हमको, उन्होंने कहा नहीं प्रभु हम मंगल आरती जाएंगे। केवल उनने ये जब मुझे बल दिया, उस बल उस बल के कारण मैं भी सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ करके नहा धो करके और उनके साथ मंगल आरती चला गया। और ना केवल मंगल आरती गया, पूरा हमने बैठ के जपा सेशन अटेंड किया, दर्शन आरती करके हम आए। देखिए छोटी सी घटना है, लेकिन मुझे क्या शिक्षा मिली, क्योंकि गुरुनाथ प्रभु सुबह उठने में उनका साधना स्ट्रांग है, और मैं थोड़ा सा हिम्मत हार रहा था क्योंकि थक गए थे पूरा ट्रैवलिंग करके, मुंबई के ट्रैफिक को पार करके हम लोग उनके घर पहुंचे थे रात के 11:30 बजे हमने प्रसाद लिया। तो शरीर मेरा टूट रहा था, लेकिन ये सब होने पर भी, है ना, केवल उनका संग मुझे मिल गया, जिसका जिसका लाभ मुझे मिला, मैं सुबह उठ पाया। तो किसी भी भक्त का अगर कोई भी एक गुण ऐसा हो जो हमें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प कर देता है, तो दैट बिकम्स द सफिशिएंट रीजन कि उस भक्त का संग हमें करना चाहिए, है ना। तो एक और एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग छोटे छोटे उदाहरणों से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम करके अलग अलग भक्तों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको रमा मोहन का एग्जांपल दिया कि उनके अंदर एक गुण है कि वो दोष दर्शन मतलब उनकी डिक्शनरी में नहीं है। हमारे कॉलेज में एक भक्त थे, है ना, तो जिनसे मेरा अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन उनके इतने अच्छे गुण थे कि वो ही वॉज सो केयरिंग। मतलब कितना उनका केयर हो सकता है कि हमारे प्लेसमेंट के एग्जाम में हम लोग साथ में गए, तो समहाउ, है ना, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, उन डिवोटी का क्लियर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट दिन उन डिवोटी को आइडियली वहां पे रुकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरव्यू मुझे देने जाना है। तो हमारे फ्रेंड अजय गोपाल प्रभु न केवल दूसरे दिन आ, मतलब मेरे साथ इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू जहां हो रहा था वहां बाहर बैठ के मेरे लिए प्रार्थना की उन्होंने, किस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग बोलते हैं कि डिवोटीज आर नॉन एनवियस, डिवोटीज इस तरीके से, मतलब दूसरे को उत्थान को देख के प्रसन्न होते हैं, है ना। तो हाँ, लेकिन ये बोलना थ्योरी, और ये जो प्रैक्टिकल किसी के अंदर इस प्रकार गुण मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोचता हूँ अगर मैं होता था, उनका सिलेक्शन हो जाता था और मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, तो मैं दुखी हो जाता, डिप्रेस हो जाता, और उनके साथ नहीं जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना कि वो दुखी हुए ना वो डिप्रेस हुए, उल्टा वो मेरे साथ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए साथ में गए। तो देखिए छोटी सी चीज है, लेकिन, है ना, एक एक क्वालिटी आप देखिए, मतलब जो हम बोलते हैं नॉन एनवियस नेचर,
तो ऐसे ऐसे अगर अच्छे भक्तों का हमको एसोसिएशन मिलता रहे तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैष्णव एटिकेट्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम मतलब एक्सटर्नल वे ऑफ डीलिंग, कि हम, है ना, केवल एक्सटर्नली कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर हम किस प्रकार के इमोशंस को कल्टीवेट कर रहे हैं। दैट इज क्रूशियल पार्ट ऑफ वैष्णव डीलिंग, है ना। वैष्णवों के बीच में जो व्यवहार है वो मेटेरियलिस्टिक लोग जैसे एक्सटर्नली व्यवहार करते हैं, केवल बाहरी दिखावा करते हैं, अंदर उनके हृदय में कोई कंसर्न नहीं होता है। लेकिन मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई डिवोटी आपको फोन करके बोलता है कि प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना। तो हिज होलीनेस जयपताका महाराज के बारे में मैंने सुना है, अगर आप उनको बोलोगे कि महाराज मेरे लिए प्रार्थना करना, तो वो आपका नाम नोट करके रखेंगे। और न केवल नाम नोट करके रखेंगे, वो फिर वो डीटीज के सामने जाएंगे, अपनी डायरी खोलेंगे और आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपका नाम लिखा है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से कितने लोग का ये अनुभव होगा कि हमको दूसरे भक्त लोग बोलते प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु आज मेरा जन्मदिन है मेरे लिए प्रार्थना करेगा। मुझे तो कितने लोग, सौ सौ लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करी। मतलब सच बता रहा हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपनी प्रॉब्लम, अपने माइंड, अपने प्रॉब्लम से और अपने उससे बाहर निकलें, सेल्फिश नेचर से बाहर निकलें, तो हम किसी के लिए प्रार्थना करें। तो मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं, जयपताका महाराज के विषय में सुना है, हमारे एक उज्जैन में डिवोटी थे, हैं जगत जीवन प्रभु, मैंने उनको करते हुए देखा है। मतलब वो केवल वर्ड से नहीं बोलते हैं कि दूसरों के लिए प्रार्थना, अगर आपको बोला, अगर आपको बोला, आपने उनको बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें, तो वो जरूर करेंगे। तो ये जो दे आर रियली सेंसिटिव अबाउट देयर डीलिंग्स विद वैष्णवस। तो द पॉइंट इज दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम डिफरेंट डिवोटीज, है ना। तो बहुत सारे, जैसे सपोज करिए हर भक्त के अंदर हमको, ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर आपको अगर खड़ा करके बोला जाए कि प्रभु इन 10 भक्तों के अंदर गुण बताइए, तो आपको उनके साथ कुछ दिनों के इंटरेक्शन में उनके गुण पकड़ में आ जाने चाहिए कि ये जो डिवोटी है इनके अंदर वास्तव में ये वाला गुण है। ये जो डिवोटी इनके अंदर, हमको जनरली क्या पकड़ में आता है, दोष हमको तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। हम 6 घंटा 7 घंटा 4 घंटा किसी के साथ रह लेते हैं, तो उसके 4 5 दोष तो हम बता ही देंगे, गुण नहीं पकड़ पाते। तो becoming a Vaishnava means we should learn how to find out good qualities in others. We should work upon this. This is our homework. तो जब हम इस एटीट्यूड के साथ में रहेंगे, है ना, तो तो हम हमेशा ग्रेटिट्यूड के मूड में रहेंगे, हमेशा हम्बल रहेंगे, हमेशा हम भगवान को धन्यवाद देंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं पिछले 7 8 साल से भुवनेश्वर में प्रीचिंग में हूँ, है ना। तो 7 8 साल से हमारी प्रीचिंग चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी बहुत अच्छा मोमेंटम कैच नहीं किया। पिछले 1 साल से आनंद वृंदावन प्रभु आए हैं, हमारे प्रीचिंग मूवमेंट को मोमेंटम मिल गया। तो भगवान कभी कभी इस तरीके से भक्तों को भेजते हैं ताकि वो लोग अपनी क्वालिटीज के साथ में, है ना, उनके मूवमेंट में और आगे, मूवमेंट को आगे बढ़ा दें। सो इस प्रकार से आप देखिए कि अगर हम व्हेन वी आर वेरी, अगर हम भगवान कुछ हमको देते हैं, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ रहे, तो भगवान हमें और भेजते हैं और भेजते हैं। तो मुझे ध्यान है कि शुरू से ही, जब से मैं भुवनेश्वर आया, मुझे इतने अलग अलग प्रकार का हेल्प मिला है ना, कई कई स्तर पे मुझे हेल्प मिला है। मुझे ध्यान है कि मैंने एक बार नित्यानंद चतुर्दशी में गुरु महाराज को मेल लिखा था कि गुरु महाराज आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे आपने भुवनेश्वर में भेजा, मुझे इतने अच्छे डिवोटीज मिल रहे हैं, सबका प्रेम मुझे मिल रहा है, सो हजारों हजार प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नित्यानंद चतुर्दशी के दिन, सॉरी, बलराम पूर्णिमा के समय, बलराम जी आदि गुरु होते हैं, तो मैंने गुरु महाराज को ग्रेटिट्यूड के साथ लेटर भेजा, विद इन 2 मिनट गुरु महाराज का रिप्लाई आ गया कि थैंक यू तुकाराम फॉर ईमेल, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हैप्पीली लिविंग विद डिवोटीज, है ना। और इस तरीके से गुरु महाराज ने मुझे एनकरेज किया। तो प्रभु, हमारे संस्था में बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि हम लोग डिवोटीज के साथ में डिवोटीज के अच्छे गुण नहीं देख पाते हैं, और हम अपने अपने आइसोलेटेड सिस्टम्स में रहते हैं, और जिस कारण से क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ड्राई हो जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हमेशा नरिश्ड रहे, हमेशा मॉइस्ट रहे, हमेशा जूसी रहे,
तो हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें अलग अलग हर भक्तों के अंदर अच्छे अच्छे गुणों को देखना चाहिए, उसको फैन करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको मेडिटेट करना चाहिए, और कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग हमें हमेशा मिलता रहे। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में रहता है कि मुझे प्योर डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए, है ना। ये जो आसपास के जो डिवोटी हमारे साथ हैं वो प्योर नहीं है, हमें प्योर डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, लोग इस प्रकार का तर्क करते हैं। मैंने तो प्रैक्टिकली एक डिवोटी को ये बोलते हुए सुना कि मैं जिनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ वो प्योर वैष्णव थोड़ा ना है, इसलिए मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, है ना। तो वो प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें प्योर डिवोटी का एसोसिएशन दीजिए, लेकिन मैं आपका क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ कि आप प्योर नहीं है। सो ही ओपनली, दैट पर्टिकुलर डिवोटी ओपनली एडमिटेड कि मैं क्यों क्रिटिसाइज करता हूँ सबको, क्योंकि ये लोग प्योर नहीं है, पर मेरा एस्पिरेशन है कि मुझे प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिले। कितना फुलिश बिहेवियर है ना ये, कि कृष्णा इज सेंडिंग यू, एटलीस्ट इफ दैट डिवोटी इज नॉट प्योर वी मस्ट कंसिडर ही इज प्योरर देन मी। हो सकता है कि वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन मुझसे तो अधिक शुद्ध है। हो सकता है कि 100% कमिटेड नहीं, लेकिन उसका कमिटमेंट मुझसे तो अधिक है। हाँ, एक दोहा है हिंदी में, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। है ना, मैं बुरा देखने के लिए जाता हूँ तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिलता, जब अपना हृदय खोज के देखता हूँ तो मुझसे बुरा कोई और नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती, जब हम बोल रहे हैं हमें प्योर डिवोटी का एसोसिएशन चाहिए, लेकिन हम आसपास वाले डिवोटी के अंदर कुछ भी गुण नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कृष्ण क्या हमें ऐसे प्योर डिवोटी का एसोसिएशन देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि हम इतना ही हम नहीं समझ पा रहे, हर भक्त के अंदर के छोटे छोटे गुणों को हम नहीं स्वीकार कर पा रहे। अगर आप भागवतम के 24 गुरुओं को देखें, तो जो अवधूत ने 24 गुरु बनाए थे, उसमें एक वैश्य को एक गुरु बनाया था, वैश्य को भी गुरु बना लिया। तो वैश्य के अंदर भी उन्होंने कुछ अच्छे गुणों को देख लिया। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति वैश्य के अंदर भी अच्छे गुणों को देख करके उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है, दैट इज द एटीट्यूड, एक वो एटीट्यूड होना चाहिए हमें। ये नहीं कि कोई प्योर डिवोट, अगर हम हमारी दृष्टि हर भक्त के प्रति नेगेटिव होगी, तो हम, है ना, प्योर डिवोटी भी हमारे सामने आ जाएंगे, उनके अंदर हम 400 दोष देख लेंगे। तो 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 कल हमने बेसिक चर्चा करी थी, कुछ प्रैक्टिकल एटिकेट्स की चर्चा करी थी, वैष्णव एटिकेट्स के बैकग्राउंड की चर्चा करी थी। आज हमने वैष्णव का हार्ट कैसा होना चाहिए उसके विषय में कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने चर्चा किए। कल हम लोग तीन चार स्तर पे एक वैष्णव का एक्सटर्नल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ, है ना, वैष्णव को नहाना सोना कैसे चाहिए, है ना, और ये सब जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, और टेम्पल हॉल के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए, और डिवोशनल पैराफिनियल के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये हम कल कंक्लूडिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कल हमने वैष्णव एटिकेट्स का बैकग्राउंड देखा था। वैष्णव एटिकेट्स को हमने हरि भक्ति विलास की दृष्टि से, इस्कॉन की दृष्टि से, प्रभुपाद की दृष्टि से समझने का प्रयास किया था। हमने कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण समझे थे कि कहाँ कहाँ हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, है ना। आज हमने देखा डिवोटी रिलेशनशिप इज द एसेंस ऑफ ऑल वैष्णव एटिकेट क्लास, कि भक्तों के साथ में हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कैसे हमें उनका गुण दर्शन करना चाहिए, गुण दर्शन क्यों करना चाहिए, कैसे उसकी हम प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं करने से क्या नुकसान है, ये सब विषय पे आज हमने चर्चा करी। कल हम चर्चा करेंगे कुछ प्रैक्टिकल, है ना, वैष्णव जो एक्सटर्नल बिहेवियर जिसको आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, हाउ आई विल फाइंड आउट योर डिसाइपल, तो प्रभुपाद ने कहा, माय डिसाइपल्स आर परफेक्ट जेंटलमैन, इस तरीके से प्रभुपाद जी ने कहा था। तो परफेक्ट जेंटलमैन का व्यवहार कैसा होता है ना, तो ये सब चीजें हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से, कैसे एक डिवोटी का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ईटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। बहुत सारे भक्तों को स्नान करना नहीं आता है ना, बाथरूम जाना नहीं आता है। तो ये सब विषय पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप आज जो हमने चर्चा की, इससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, तो उसको हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर ए वंडरफुल क्लास।
रोजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब एक नए डिवोटी के साथ हम मिलते हैं तो इनिशियली तो हम उनके अच्छे क्वालिटीज ही देखते हैं और अच्छे क्वालिटीज के सहारे ही हम उनके साथ मतलब एसोसिएट करते हैं। लेकिन एक कोई और डिवोटी आके बोल देता है, अरे वो डिवोटी तो मतलब उनका ये मतलब बुरा क्वालिटी कुछ हाईलाइट कर देते हैं जो कि हमने बिल्कुल देखा नहीं है, लेकिन हम हमारा पूरा मतलब हम जब भी फिर लाइफ में कभी भी उस डिवोटी से एसोसिएट करते हैं तो सबसे पहले मन में वही एक पॉइंट हाईलाइट हो जाता है। यस। तो इस चीज से हम कैसे बचें? तो प्रभु, इसके इस आपके प्रश्न के तीन स्तर पे आंसर है। पहला है, यहाँ मेरे सामने कोटेशन लिखा हुआ है, ये आशुतोष जूनियर प्रभु ने लिख के रखा है। स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। है ना? ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट, एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे के केवल दोषों को दर्शन कर रहा है, या किसी के विषय में कुछ बोल रहा है, तो समझना चाहिए उस व्यक्ति खुद की क्वालिटी क्या है ना? थोड़ा कमजोर है, उसका उसका माइंड उतना डेवलप नहीं है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर आया और आपको किसी ने उसके उसके दोष बताए, है ना, तो आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए क्या उसके अंदर ये सच में ये दोष है क्या। और अगर है, तो आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू उसको डिस्कस करना चाहिए। मेरा एक सजेशन है, मैंने हमेशा इस चीज को करने की कोशिश करी है, और मैं आगे भी करता रहूंगा। सपोज करिए, मेरे एक डिवोटी फ्रेंड है जिनके विषय में मैंने दो चार पॉइंट इधर उधर से सुने, है ना, या कुछ कुछ पॉइंट मैंने ऐसे भी सुने जो अ, मतलब अपेरेंटली बहुत ही नेगेटिव थे। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अ, उस पॉइंट्स को लेकर के 100 जगह जा करके उछालूं, डिस्कस करूं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं उनके सामने फेस टू फेस चर्चा करूं, एक बार वन स्ट्रोक में चर्चा करूं और खत्म कर दूं। यकीन मानिए, मैंने दूसरा तरीका अपनाया, बहुत अच्छा लगा। मैं उस भार से मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने वो श्लोक स्टेटमेंट बताया है, मतलब मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ प्रो, मतलब आई डोंट नो कि वी आर नॉट येट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। एक श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सित संगलब्ध्या। अन्य निंदादि शून्यम। जिस दिन से मैंने ये फ्रेज पढ़ा है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं करी हो कि भगवान मुझे ऐसा बनना है। अगर आप मुझसे अभी भी पूछे, प्रभु व्हाट इज योर गोल फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, या स्पिरिचुअल लाइफ, आपका गोल क्या है, तो मैं अभी नहीं बोलूंगा मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वो मेरे स्तर की बात नहीं है। अगर मेरे से पूछिए कि मेरा गोल क्या है, तो एक होता है हमारा एक्सटर्नल गोल, मूवमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे मिशनरी एक्टिविटीज के लिए गोल्स। आपको मैंने दस प्रभु के पास, आपके पास है मेरे लिस्ट ऑफ गोल्स 2026 में मुझे क्या क्या अचीव करना है, और हर दिन मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। उसमें और चीजें ऐड होती थी, है ना, आपके पास, आपको मैं शेयर करता रहता हूँ। ये तो हो गया एक्सटर्नली, मिशन के लिए हमें क्या अकम्प्लिश करना है। इंटरनली मुझे क्या अकम्प्लिश करना है, तो अन्य निंदादि शून्यम हृदय में स्थित संगलब्ध्या। अन्य निंदादि शून्यम, आई वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम अन्य निंदादि शून्यम, मुझे दूसरे की निंदा करने की भावना से जीरो। मतलब पर निंदा पर चर्चा, कोई अगर किसी विषय में कोई मेरे सामने बोलता है, मुझे डिसटेस्ट लगना चाहिए, मुझे वो स्थिति में मेरे को वो, आई शुड नॉट बिकम हैप्पी टू हियर अबाउट फॉल्ट्स ऑफ अदर्स, रेदर आई शुड बिकम डिस्ट्रेस्ड कि नहीं, ऐसे अरे वो भक्त के अंदर ऐसे गुण क्यों है, भगवान प्लीज उसके अंदर ही गुण को हटा दीजिए, अवगुण को हटा दीजिए। ये बनने के लिए प्रभु मैं एवरीडे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये मेरा होमवर्क है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इसी की प्रैक्टिस करिए, हर दिन भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे कैसा बनना है, कि मुझे मक्खी वाली कॉन्शियसनेस का नहीं बनना है, कि जो दूसरों के अवगुणों को देख करके बहुत खुश होते हैं और 100 जगह उसको प्रचार करते हैं, ऐसा हमें नहीं बनना है। हमें स्मॉल माइंड नहीं बनना है जो पीपल डिस्कस करें, हमें ग्रेट माइंड बनना है जो आइडियाज डिस्कस करें, जो प्रिंसिपल्स डिस्कस करें। सो दैट इज द होमवर्क, दैट इज हाउ वी मस्ट कल्टिवेट अवर हार्ट।
तो ये कल्टीवेशन है, ये हर दिन हमें प्रार्थना करना पड़े, जब तक हम उस स्तर को अचीव नहीं कर लेते, है ना। और अचीव करने के बाद भी उसको लगे रहना पड़ेगा हमें, ताकि कभी भी हमें वो वापस से उस कॉन्शियस में, लोअर कॉन्शियसनेस में हम ना गिरे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रैक्टिस, है ना। तो इस तरीके से इसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये मेरा हम्बल सजेशन है। और हम जब ऐसा करते हैं ना, जानते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। मैंने अनुभव किया कुछ दिन पहले, मैं डिवोटीज को बता रहा था कि, शायद जगत गुरु को बता रहा था कि मैं कहीं पे गया था, तो कोई डिवोटी आकर के मेरे से परनिंदा पर चर्चा करने के, मतलब करना चाह रहे थे, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। वो प्रभु ने आपके साथ ऐसा किया, उनने ऐसा किया, ऐसा किया, है ना। और लिटरली मैं, मतलब बिल्कुल उस चीज को पसंद नहीं कर रहा था, और मुझे बहुत सफोकेटिंग लग रहा था कि मैं क्यों ये सब चीज सुन रहा हूँ, क्या इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता चर्चा करने के लिए। राधानाथ महाराज ने कहा है कि जब आपके सामने कोई वक्त दूसरे वक्त की निंदा करता है, तो आपको कान में ऐसा रख के श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु करना चाहिए। और महाराज ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ऐसा करना ही चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए वैसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉइंट इज, वी शुड ऑलवेज कल्टिवेट दैट मूड इन अवर हार्ट कि आई शुड नॉट गेट, मैं, हाँ, लेकिन मेरे कोई सबॉर्डिनेट है, मेरा कोई जूनियर है जो मेरे अंडर में है, और वो अगर कुछ गलती करता है, या उसका कॉन्शियसनेस अगर किसी चीज में सही नहीं है, और मुझे कोई बताता है, तो फिर मैं एक्शन भी लेता हूँ, मैं उससे कम्युनिकेट भी करूंगा, उसके लिए कंसर्न भी होऊंगा, दूसरे सीनियर डिवोटीज के बारे से उनसे उसके विषय में चर्चा भी करूंगा कि, कैसे मैं उसको इस चीज में करेक्शन दे सकता हूँ, कैसे उसको गाइड कर सकता हूँ, बट इन अ मूड ऑफ कंसर्न, है ना। उसके इक्वल फ्रेंड्स को भी मैं इन्फॉर्म करूंगा कि प्रभु उसका ये कॉन्शियसनेस सही नहीं चल रहा, तुम उसको बताओ, तुम उसको बताओ, है ना। जैसे सपोज करिए अभी हम लोग इस कानून या यूथ कन्वेंशन में गए, कुछ भक्त लोग नहीं जा पाए, तो उनके साथ वाले भक्तों को मैं बोलता रहता हूँ, उनको बोलो जा करके, अरे आपने ये मिस किया, आपने ये मिस किया, आपने ये मिस किया। क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद उतना सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन कोई साथ वाला बोलेगा, हम तो गए थे, हमने तो ये कुछ सीखा, आपका मिस हो गया। तो यहाँ पे भावना क्या है, यहाँ पे भावना है कंसर्न। तो हम किसी के दोष को अ, अगर कंसर्न की दृष्टि से देख रहे हैं और उसको हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति, है ना, शुद्ध हो जाएगा और ये चीजों से ऊपर उठ जाएगा, तो हमारे मूवमेंट के लिए कितना एडिशन होगा। अगर इस चेतना से हम देख रहे हैं, इस चेतना के साथ में अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, तो हम एनरिच करेंगे। लेकिन अगर हम मक्खी वाली कॉन्शियसनेस में हैं और मजे ले रहे हैं दूसरे के अवगुणों के, तो माय गॉड, ये बहुत डेंजरस है। ठीक है प्रभु। तो द फॉर्मूला इज, वी शुड प्रे, वी शुड ऑलवेज कीप आवरसेल्फ इन प्रेइंग मूड कि कृष्णा मुझे ऐसा मत बनाइए, ठीक है, मुझे सरल बनाइए, मुझे सिंपल बनाइए, मुझे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, है ना। ठीक है। थैंक यू प्रभु। एंड इट वर्क्स, प्रेयर वर्क्स। ठीक है। यस प्रभु, यस। थैंक यू प्रभु। पीयूष प्रभु, आप क्वेश्चन पूछिए। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर प्रभु। प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता था कि हाउ टू फॉरगिव, मतलब अगर कोई रिपीटेडली ही, मतलब मैं पर्सनल केस बताता हूँ। सो मेरे साथ क्या होता है ना, कोई सपोज कुछ डिवोटी को कुछ बोलते हैं, मतलब मेरे सेम लेवल की, आप बोले थे इक्वल्स के साथ ज्यादा एसोसिएट करना चाहिए। सो हम दोनों का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अनबन होता है, फिर सुलझ जाता है, फिर अनबन होता है, फिर सुलझ जाता है, फिर अनबन होता है। और सो उसे मतलब जब सुलझ जाता है तब मैं माफ कर देता हूँ, बट लास्ट के बाद अब माफ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए। जब थोड़े से रिलेशनशिप ड्रेन आउट होने लगते हैं, हल्दर माज एक अच्छा कोटेशन देते हैं ना, पे ओबेसेंस कीप डिस्टेंस, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों को स्पेस चाहिए होता है ना, हर व्यक्ति को। जैसे अ, ये एक बुक है, ओपन आई मेडिटेशन, जो शुभ विलास को अच्छा पॉइंट लिखे है ना। जैसे हमें लेग स्पेस चाहिए होता है ना, आप फ्लाइट में बैठते, कार में बैठते हैं, आपको लेग स्पेस चाहिए होता है। तो हर रिलेशनशिप को एक स्पेस चाहिए होता है ना। कोई व्यक्ति अगर दूसरे की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा, मतलब घुसा चला जाएगा, है ना, तो सामने वाला व्यक्ति सफोकेटिंग फील करता है ना। वो फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकता है, या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो सकता है। तो हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के स्पेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। वो काउंसलर काउंसलर के बीच में हो सकता है, गुरु शिष्य के बीच में हो सकता है ना। सो वी शुड
लर्न टू गिव स्पेस टू अदर्स। हमें बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम रिलेशनशिप के नाम पे केवल डिमांड रखते हैं कि मेरे इमोशंस की तुमको कदर करना है, लेकिन तुम्हारे इमोशंस की मैं कदर नहीं करूंगा। तो इस प्रकार ये क्या होता है, एक प्रकार का सेल्फिश बिहेवियर होता है ना। तो व्यक्ति चाहता है कि मेरे इमोशनल तो केयर होने चाहिए, मेरी नीड्स तो फुलफिल होनी चाहिए, मेरी इमोशनल नीड्स, मेरी फिजिकल नीड्स, या मेरे है ना, मेरे मुझे अटेंशन मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें कितना पे करना पड़ रहा है, या तुम्हें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या तुम्हारे सेक्रीफाइसेस क्या है, मैं समझने को तैयार नहीं हूँ। तो ये उस तरीके के रिलेशनशिप फिर लंबा नहीं चलते हैं। तो बेटर क्या है, वी शुड लर्न टू गिव स्पेस, है ना। वी शुड लर्न टू गिव स्पेस। तो अभी प्रश्न आपका है कि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर सम स्पेस, आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, है ना। अभी आप अपने माइंड को बहुत टैक्स मत करिए, फॉरगिव आर्टिफिशियली मत करिए। थोड़ा सा, थोड़ी सी दूरी बनाइए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उनको भी स्पेस दीजिए, आप भी स्पेस लीजिए। इससे क्या होगा, आपको भी रिफ्लेक्ट करने का अवसर मिलेगा कि कहाँ गलती, उनको भी अवसर मिलेगा, एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल बिकम परफेक्ट, है ना। बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं, बहुत मिठास में कीड़े पड़ते हैं। तो अगर आप दूसरे के जीवन में, या कोई आपके जीवन में बहुत गुस्सा चला आता है, तो फिर अनबन बढ़ भी जाती है, और वो रिलेशन खराब भी होते हैं, खट्टे हो जाते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप, इनफैक्ट आप सोचिए ना, कृष्ण भी हमको फ्रीडम देते हैं, फ्री विल, हमारी फ्री विल के अनुसार एक्ट करने देते हैं, और हमें स्पेस देते हैं। तो फिर कृष्ण से ज्यादा इंटीमेट रिलेशन हमारा किसके साथ है ना। लेकिन अगर हम केवल उस स्पेस, दूसरे के स्पेस में एनक्रोच करना चाहेंगे, अतिक्रमण करना चाहेंगे, तो फिर खराबी होगी चीजें। तो जो आपका प्रश्न है कि फॉरगिव कैसे करें, मेरा कहना ये है कि थोड़े दिन स्पेस लीजिए, को स्पेस दीजिए, एंड ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट कि ये चीजें कैसे हो सकती है। तो है ना, समय के साथ चीजें हील हो जाती है। लेकिन आर्टिफिशियली हम, है ना, फॉरगिव भी करना चाहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। यस, अरविंद प्रभु का हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा मनोज जी। छोटा सा क्वेश्चन था कि बहुत सारे सिचुएशन रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन मेरा इक्वल है, कौन मेरा सीनियर है, कौन मेरा जूनियर है। हमें लगता है, बाहरी से लगता हो, लेकिन कैसे एग्जैक्टली कैसे पता करें, और फिर हाँ, हम बहुत अच्छा एसोसिएशन प्रश्न है कैसे लें। आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है ना। कभी, क्योंकि कभी कभी ये चीजें एज से नहीं होती है ना, इक्वल या जूनियर। जैसे सपोज करिए, जगत गुरु वो मुझसे कॉलेज वाइज सीनियर हैं, एज वाइज सीनियर हैं, 1-1.5 साल, है ना। लेकिन स्टिल हम लोग, मैं उनको सीनियर भी समझता हूँ, इक्वल भी समझता हूँ एक्चुअली। इक्वल मतलब उतना इक्वल नहीं समझता उनको, सीनियर इक्वल समझता हूँ, है ना। तो ये, है ना, तो इस तरीके से। तो आपका जो प्रश्न है कि कैसे इसको जज करें, या कैसे पता करें कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन इक्वल है, गुड क्वेश्चन। पहली बार इस प्रकार का मैं प्रश्न सोच पूछ सुना हूँ। आ, मुझे इसको रिफ्लेक्ट करने में समय चाहिए होगा। आपका प्रश्न को मैं इमीडिएट आंसर नहीं दे पाऊंगा, कैसे इसको आंसर किया जाए, अलग अलग केसेस समझ के। सो अरविंद, आई टेक सम टाइम फॉर टू रिसर्च ऑन दिस क्वेश्चन, है ना। कैसे हम समझे कि हमारा अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो मैं ऑनेस्टली एडमिट करूंगा कि इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव यस सम ब्रो, रिफ्लेक्शन। प्लीज। प्रभु जी, लाइक जिसके कंधे पर हाथ रख के हम चल सकते हैं, शायद वो ही मतलब इक्वल है। उधर एज डिफरेंस तो उधर नहीं देखा जाएगा। हाँ, एनीवे, अच्छा है आंसर। एक्चुअली एक सरल शब्द में, जो आपके लेवल की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है ना, वो आपका इक्वल है, सीधा हिसाब है। जैसे सपोज करिए, एक टीनेजर है, और जो वो अपने पेरेंट्स के साथ सब चीज डिस्कस नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने पियर्स के साथ, या अपने थोड़े सीनियर्स के साथ में, है ना, 1 या 2 साल सीनियर के व्यक्ति के साथ में, है ना, वो डिस्कस कर पाता है। तो दैट विल बी कंसिडर समवेयर इक्वल, कि वो उसकी चीजों को समझ सकता है। एग्जैक्टली एज वाइज इक्वल नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से होता है। फिर भी लेकिन इस चीज को और रिफ्लेक्ट करने में हमें समय चाहिए, जो हमारे मनोभाव को समझ सके,
जो हमारे जैसी सिमिलर प्रॉब्लम्स से गुजर चुका है या गुजर रहा है, हम्म, और या फिर थोड़ा उसका एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है ना। जैसे सपोज करिए कोई कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो वो दो, तो थोड़ा सा एक व्यक्ति थोड़ा सा मैच्योर है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर अपने अप्रोच में, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा इमेच्योर है, तो वो मैच्योर व्यक्ति के साथ में एज अ फ्रेंड कुछ चीजें पूछ सकते हैं, भाई तुमने इस चीज को कैसे टैकल किया था, अच्छा अच्छा मैं ऐसे टैकल करूंगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड, मतलब, है ना। तो वही है, एज एज गैप इज वन थिंग, और अवेयरनेस एंड अप्रोच इज अनदर थिंग। ओके इस तरीके से चीजें वर्क करती है ना। स्टिल मतलब इस पे, और सबसे बड़ी बात है, ओके। फ्रीक्वेंसी मैच किसके साथ कर रही है, दैट इज अवर इक्वल, ये ध्यान रखिए। फ्रीक्वेंसी मतलब आ, हर व्यक्ति एक तरह का नहीं होता, हर व्यक्ति एक तरह से चीजें नहीं सोच पाता है। तो हमारा हमारा फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर रहा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम जब कई लोगों से मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें मिलता ही नहीं हमारी फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति, है ना। तो जैसे मैं एक डिवोटी में अमेरिका में था, तो मैं पूरे अमेरिका यात्रा में एक डिवोटी ऐसा मिला मुझे जिसके साथ मैं, याद है रोशन, सुदर्शन प्रभु। सो ही वॉज वन दैट इनके, जी मैं ब्रो। समझ पा रहा हूँ कि वो मैं जिस लेवल पे सोच पा रहा हूँ या जिस आइडिया को सोच पा रहा हूँ या जिस तरीके की चीजें, तो वो बिल्कुल इसी तरीके को कैच कर पा रहे हैं। तो मैं कहा हाँ, ये व्यक्ति तो मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो वो हमें खोजना पड़ता है ना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप डिस्कस करना चाहें दूसरे वाले, तो सामने वाला डिस्कस ही नहीं करेगा, अरे ये अपराध है, मैं चर्चा नहीं करूंगा आपसे इस विषय पे। यस ब्रो जी। तो तो क्या होगा, आप उसके सामने खुल के बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो फेनेटिक है। अरे प्रभु ऐसी बात नहीं कर सकते, है ना, वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाएगा, गुरु जी के चरणों में अपराध हो जाएगा, है ना। तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए फिर वो भले ही आपका इक्वल हो, लेकिन आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसकी अप्रोच आपके जैसी ही प्रैक्टिकल अप्रोच हो, है ना। और वो उस चीज को बिना जज किए, बिना आपके कॉन्शियसनेस को जज किए, वो आपको सही हेल्प दे पाए। तो ये तो खोजने से मिलता है। ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू ब्रो जी। इसके स्तुतिकरम प्रभु जी की जय। इसके जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। जय